पर दूसरा रिपोर्ट पब्लिश किया और इस बार उसने आरोप में हमारे सेबी के जो करंट जो चीफ हैं माधवी बूच, उन पर डायरेक्ट आरोप लगाते हुए कि वो अडानी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बचा रहे हैं। आपको याद होगा कि जून 2023 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार सेबी से ये पूछ रहा है कि जो भी मॉरिशस का जो फंड है, जो भी FIIs हैं, जो PFIs हैं, वो कौन लोग हैं और उनके पास पैसा कहाँ से आया है, इसका पूरा डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए, लेकिन अभी तक सेबी इसमें नाकाम रहा है। और इस बार हिंडनबर्ग ने अडानी का तो नाम लिया ही है, अडानी के भाई का नाम गौतम अडानी का तो लिया ही है, लेकिन इस बार उसने डायरेक्ट अटैक भारत के जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है सेबी पर किया है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सेबी पर हम सब का भरोसा होता है, क्योंकि हम सब स्मॉल इन्वेस्टर्स सेबी पर ही भरोसा करके कंपनियों में निवेश करते हैं और हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं और हम लोग पहले से अपना अवधारणा बना लेते हैं कि सेबी इस मार्केट में कुछ भी गलत नहीं होने देगी। और सेबी का जब दरोगा ही इतना बड़ा करप्ट निकलेगा, अभी आरोप ही लगे हैं, लेकिन सब सेबी चीफ का सामने आकर सफाई देना और बिंदुवार सफाई देना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि उन्होंने दिया है, लेकिन मार्केट इस पर कितना भरोसा करता है, ये तो आप जिसको भी आप चोर कहेंगे वो तो पहले यही बोलेगा कि हाँ मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा। विपक्ष भी इस पर हमलावर हो गया है और वो कोशिश कर रहा है कि इस जो भी ये फ्रॉड हुआ है या सो कॉल्ड जो फ्रॉड है कि सेबी का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है अडानी को बचाने का, अडानी ग्रुप को बचाने का, और कैसे कैसे पूरे ट्रांजैक्शंस के बारे में, और कैसे इन्होंने IIFL में अकाउंट खोलाया, 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया 2015 में, और 2017 में इनको जब सेबी के बोर्ड में माधवी बूच की बात हो रही है, सेबी के बोर्ड में उनको फुल मेंबर का अपॉइंटमेंट मिला और 2022 में वो सेबी की चेयरपर्सन बनी। उसके बाद से इनका क्या एलिजिड रोल रहा है अडानी को बचाने के लिए, इन सब की जाँच कौन करेगा। आखिर भारत में ऐसी कौन सी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो इस पर जाँच करेगी। अभी विपक्ष कह रहा है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, वो इस पूरे जांच को बारीकी से देखे। अभी मैंने राहुल गांधी का एक बाइट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा ये स्कैंडल निकल सकता है। अगर हिंडनबर्ग का आरोप इस बार सच साबित होता है तो यह आरोप भारत में जो सबसे बड़ा अभी तक शेयर मार्केट में घोटाला हुआ है 1992 में हर्षद मेहता घोटाला, उससे भी कहीं बहुत बड़ा ये घोटाला निकल सकता है। आशा करते हैं कि इसमें सेबी की जो चेयरपर्सन है वो क्लीन कम आउट होंगी, वो इससे क्लीन बाहर निकलें, क्योंकि ये सबका आस्था का विषय है। सभी लोग सेबी पर बहुत भरोसा करते हैं और सेबी ही अगर करप्ट निकल जाएगी, सेबी का जो मुखिया ही अगर करप्ट निकल जाएगा तो ये मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बहुत बड़ा धक्का लगेगा और उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा माना जाएगा। दोस्तों, हिंडनबर्ग एक के बाद एक करके पूरा डिटेल खुलासा किया है। उसमें जो उन्होंने सिंगापुर में जिस कंपनी के नाम पर जिस फर्म में उन्होंने IIFL में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, और उनके जो भाई हैं गौतम अडानी के, उनके कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है। और IIFL जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है उसमें बाकायदा फुल नेम ऑफ द क्लाइंट, धवल बूच, माधवी पुरी बूच, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, सोर्स ऑफ फंड तो उसमें सैलरी दिखाया गया है। और ये चूँकि सैलरी इसलिए क्योंकि 2017 से पहले माधवी बूच ICICI बैंक से जुड़ी थी और कई बार वो बड़े पोस्ट पे रह चुकी हैं, तो उनकी सैलरी हो सकता है कि दोनों लोगों का कंबाइंड सैलरी करके $10 मिलियन हो सकता है। लेकिन उसके बाद का इनका क्या रोल है और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है कि आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं और आप जिस कंपनी, आपको जो जिम्मेदारी है कि आप उस कंपनी के बारे में जांच करें, उसका पड़ताल लगाएं और कौन सा फंड कहां से आ रहा है इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच हो, तो ऐसे में कैसे भरोसा किया जा सकता है कि माधवी बूच जो उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप की बात हो रही है उनसे अगर जुड़ी हैं, तो क्या गारंटी है कि वो इस जांच को प्रभावित नहीं कर रही होंगी। सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इन्वेस्टर्स उनके सफाई पर, माधवी बूच और धवल बूच के सफाई पर कितना भरोसा करते हैं। हालांकि आम निवेशकों के लिए तो लगातार कई नियम बन रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, FNO ट्रेडिंग को कम करने के लिए, ताकि लोगों की सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाकर लोगों को फ्रस्ट्रेट करने की बात चल रही है। लेकिन ये अंदर अगर इतनी बड़ी अगर कांड हो जाता है, इतना बड़ा कांड हो जाता है, तो ये बहुत ही सोचने की बात है। हिंडनबर्ग यही नहीं रुक रहा है, एक एक करके वो पूरा डिटेल वाइज वो समरी दे के रखा है और वो पूछ रहा है कि आपने अभी तक, अगर आपको
कोई भी अगर हमारी रिपोर्ट से प्रॉब्लम है तो आप उसको बिंदुवार उसका जवाब दीजिए और उसका खंडन कीजिए, ना कि हमको सौंपा दीजिए। और ये तब से मुझे ऐसा लगता है कि सेबी के खिलाफ ये 27 जून 2024 को जब सेबी ने हिंडनबर्ग को सौंपा नोटिस भेजा था, उसी के बाद से ये सारा जो है डिटेल के बारे में पता किया गया। और तभी हिंडनबर्ग को लगा होगा कि अगर इतना ही कोई डिफेंड कर रहा है इतनी बड़ी कंपनी को जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती है, तो कहीं न कहीं जरूर दाल में कुछ काला होगा। और उसी के अनुसार उसने जांच कोई एंगल को मोड़ा होगा और इतना बड़ा कुछ रहस्यमय जो ये बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन समस्या ये है कि अभी हम भारत की कौन सी एजेंसी पर भरोसा कर सकते हैं जो इसकी निष्पक्षता पर सवाल न उठे और इस पूरे जांच को बहुत ही सैंक्टी से अप्लाई करे और पब्लिक के सामने लाए। क्योंकि इसमें शेयर मार्केट में डायरेक्ट पब्लिक का पैसा लगा रहता है और शेयर मार्केट के साथ धोखाधड़ी ये पब्लिक को बर्दाश्त नहीं होगा और मार्केट के सेंटिमेंट को ये अच्छा नहीं है। कितना मिनट हो गया है ना?